दोस्तों नमस्कार। एनडीए बिखराव के करीब पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भानुमति का कुनबा अभी फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भानुमति का कुनबा जिसे संयुक्त मोर्चे के लिए कभी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तेमाल किया था, वो अब एनडीए के लिए दिखाई दे रहा है। और बिखर कहां से रहा है? महाराष्ट्र से जो बिखराव है वो अभी फिलहाल पर्दे में है। आंध्र प्रदेश से जो बिखराव है वो बिहार का इंतजार कर रहा है। लेकिन बिहार, जहां अगले 2 महीने के भीतर नई विधानसभा गठित हो जानी है, उस बिहार में एनडीए का कुनबा दरक रहा है। एक एक सांसदों वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रही है। और आंख दिखाने के इस खेल में एक तरफ एनडीए के अंदर का पावर बैलेंस है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को लेकर जिस प्रकार से छोटे दलों के बीच में चिंता बढ़ती जा रही है, वो भी अपना रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो एनडीए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 के मैंडेट के बाद जब बीजेपी को 272 प्लस यानी बहुमत का आंकड़ा अपने बूते हासिल हुआ था, उस वक्त नहीं बिखरा, वो अब बिखरने के कगार पर क्यों आ रहा है? दरअसल 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी जिस मानसिकता के साथ सहयोगी दलों और क्षेत्रीय दलों को ट्रीट कर रही थी, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही थी, जिस तरह से 2022 में पटना में जाकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ये ऐलान कर रहे थे कि क्षेत्रीय दल मुक्त भारत, आने वाले वक्त में क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा, उस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर टिकी हुई गठबंधन सरकारें बनाने के बावजूद अब तक उबर नहीं पाई है। आज मोर्चा जीतन राम मांझी ने खोला। चिराग पासवान कई दिनों से मोर्चा खोले हुए हैं और चिराग पासवान की स्थिति तो यह है कि दिल्ली के सुनहरी बाग में राहुल गांधी के बंगले के आसपास जब उन्हें लुटियंस जोन में टाइप 8 बंगला अलॉट किया गया, मंत्रियों वाला बड़ा बंगला, 14 महीने हो गए उस बंगले में वो शिफ्ट नहीं हुए हैं और अभी भी नॉर्थ एवेन्यू के छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। ये चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं? क्या नवंबर के बाद का इंतजार उनको भी है कि बड़े मंत्रालय में शिफ्ट हुआ जाए, भारतीय जनता पार्टी के छाया से मुक्ति पाई जाए, या इन सब के आगे एनडीए के पावर बैलेंस में कहीं ना कहीं कुछ और बड़ी उम्मीद वो कर रहे हैं? लेकिन आज तो जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोला, साफ साफ ऐलान किया कि यदि उन्हें 20 सीटें गठबंधन में नहीं मिली तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 20 सीटों की बात के पीछे जो लॉजिक उन्होंने दिया, जो तर्क उन्होंने दिया, उस तर्क का कोई जवाब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाई नहीं देता। उनका साफ मानना है कि राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता के लिए या तो बिहार की मौजूदा विधानसभा जो 243 सदस्यों की है, उसमें उन्हें कम से कम 8 सीटें चाहिए या 6% वोट चाहिए। और इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करने के लिए जीतन राम मांझी को कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना गठबंधन के दायरे में रहकर जरूरी हो जाता है। तो जिस प्रकार के तर्कों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद एनडीए के अंदर की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चाहे जितने भी सवाल हो, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के अंदर शक्ति संतुलन को साधने में जो महारत 20 साल पहले हासिल की थी, वो आज भी हासिल करके वो बैठे हुए हैं। अब जरा एनडीए के अंदर के बिहार के जातीय कुनबे वाली राजनीति को देखिए तो कई सारी बातें साफ होती है। भारतीय जनता पार्टी जब सम्राट चौधरी के सहारे कुशवाहा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है, तो चुनावी हार के बावजूद कुशवाहा पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा टिके रहे, इसका पुख्ता इंतजाम उन्हें राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार करते हैं। जेडीयू एक भी उपचुनाव की सीट नहीं लड़ती है, कायदे से 2 में 1 सीट उसे लड़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लड़ती है, उपेंद्र कुशवाहा को संसद भेजती है। उपेंद्र कुशवाहा के संसद में मौजूदगी का मतलब है कि बिहार की लौकुश पॉलिटिक्स में जो कुश पॉलिटिक्स है, उसमें सम्राट चौधरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक अलग तरह के पॉलिटिकल एपरेटस को जीवित रखना। ठीक इसी तरह बिहार की दलित पॉलिटिक्स में चिराग पासवान को काउंटर बैलेंस करने के लिए, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए जीतन राम मांझी का इस्तेमाल होता है। जब चिराग पासवान अपनी डिमांड बढ़ाते हैं तो जीतन राम मांझी भी डिमांड बढ़ा देते हैं। जब चिराग पासवान चुप्पी साधते हैं तो जीतन राम मांझी भी चुप्पी साधते हैं। और इन सब को जनता दल यूनाइटेड के खेमे में जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो उनके अंदर से खबर आ रही है कि जेडीयू के अंदर और नीतीश कुमार का साफ साफ स्टैंड है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ये सभी अलायंस है, ना कि इनका लोड जेडीयू लेने के लिए तैयार है। चाहे वो चिराग पासवान हो,
चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, या यदि मुकेश सहनी की चर्चा है कि इस अलायंस में एनडीए का हिस्सा वो कभी भी बन सकते हैं, तो वो भी आते हैं, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के कोटे की सीटों पर जाए। इस तरह का खेल जब बिहार में चल रहा है, इसके पीछे की गणित क्या है? इसके पीछे की गणित महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चल क्या रहा है? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सभी जानते हैं कि जो खेल चला उसमें एकनाथ शिंदे को क्या मिला? न खुदा मिला, न बिसाले सनम वाली स्थिति उनकी बन गई। अजीत पवार को क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी लगभग अकेले बहुमत में पहुंच गई। न तो दिल्ली में अजीत पवार के पास नंबर है, केवल एक सांसद है लोकसभा में उनके, और न ही महाराष्ट्र की विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों के साथ और छोटे दलों के साथ बहुत आरामदायक स्थिति में है। वहां न तो देवेंद्र फडणवीस को शिंदे की जरूरत है और न ही अजीत पवार की जरूरत है, लेकिन जिनकी जरूरत है वो इंतजार कर रहे हैं। जरूरत किसकी है? जरूरत चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी के अंदर, अपने कोर ग्रुप के अंदर एक तरह से सबको संकेत दे रखा है कि बिहार चुनाव तक इंतजार करो। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदर्श स्थिति बन रही है वो कहां से बन रही है? भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श स्थिति बन रही है कि या तो तेजस्वी यादव जीत जाए। अगर बिहार में तेजस्वी यादव बहुमत में आ जाते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटी। नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटी, इसका मतलब नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टी खत्म, उनकी पारी भी खत्म, उनकी पार्टी भी खत्म। नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने का मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सांसद वो 12 के 12 भारतीय जनता पार्टी में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे गठबंधन के फॉर्म में या हो सके तो भाजपा में मर्जर करके शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक स्थिति यह है कि बिहार में यूपीए जीत, इंडिया अलायंस जीत जाए। दूसरी स्थिति जो बन रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, जो थोड़ा मुश्किल काम दिखाई देता है। मतलब तेजस्वी यादव की सरकार बनने की तुलना में बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना यह बहुत मुश्किल काम दिखाई देता है। लेकिन यदि बीजेपी 70-80 पार करती है तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के बहाने किसी कीमत पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। चाहे चिराग पासवान के विधायक हो, वो भी टूटकर चुनाव के बाद भाजपा के साथ जा सकते हैं, चाहे जीतन राम मांझी के विधायक हो वो भी टूटकर जा सकते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हो वो भी टूटकर जा सकते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन में जो छोटे दल हैं जिन्हें कम से कम सीटें देने या न के बराबर सीटें देने की बात हो रही है, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी, उनकी पार्टी भी यदि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और वो चाहे इधर रहे या उधर रहे, जिस गठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे, यदि उनके 2-4 लोग जीत करके आए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। ये करीब करीब तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस बात को तेजस्वी यादव भी जानते हैं, इस बात को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी जानते हैं, कृष्णा अल्लावरू भी जानते हैं। माले की तरह कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, कोई वैचारिक धारा नहीं है वाम दलों की तरह, या कांग्रेस के विधायक दल की तरह कोई 15, 20 या 40 विधायकों की संख्या नहीं आनी है जिसमें कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ आए हुए लोग टूटेंगे नहीं। इन छोटे दलों के साथ यही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा इंटरेस्ट इसमें है कि या तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बन जाए, ताकि जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों में तोड़फोड़ आसानी से मचाई जा सके। अब इसके उलट एक तीसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति यह है कि यदि जनता दल यूनाइटेड फिर से 70-80 सीटों पर वापस आ गई तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी शुरू हो जाती है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जानने वाले या नीतीश कुमार को बेहद करीब से समझने वाले लोग एक बात पर अक्सर आकर सहमत हो जाते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र के इस पड़ाव पर इच्छा क्या है। नीतीश कुमार की दरअसल इच्छा यही रही है कि एक सेकुलर गवर्नमेंट का नेतृत्व करें, लेकिन सेकुलर गवर्नमेंट का नेतृत्व कब करें, सफलतापूर्वक कब करें, वो खुद करें, उनकी पार्टी में उनके बेटे भविष्य में मुख्यमंत्री बने, जो भी करें, ये सफल तभी होना है जब जेडीयू का विधायक दल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल से बड़ा हो। अन्यथा फिर वही खेल होगा कि 6 महीने बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की और लोगों की मंशा होगी कि मुख्यमंत्री पद हासिल करो। तो जब तक जेडीयू आरजेडी से बड़ा विधायक दल नहीं बनेगी तब तक जेडीयू राजद के साथ नहीं जा सकती है, ये बात तय है। क्योंकि पिछली बार 2015 का जब चुनाव का नतीजा आया तब भी जेडीयू को 71 और राजद को उनसे 9 ज्यादा 80 सीटें मिली,
और फिर बिग ब्रदर एटीट्यूड स्वाभाविक है कि राजद ही नहीं कोई और पार्टी भी होती तो उसी रवैये का परिचय देती जिस रवैये का परिचय राजद ने दिया था। नतीजा 20 महीने में वो गठबंधन बिखर गया, नीतीश कुमार पलट गए, भाजपा भी पलट गई। लेकिन फिर 2022 आते आते राजद भी पलटी, भाजपा को नीतीश कुमार ने पलटा दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी। कब बरकरार रखी? जब महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल के तहत ऑपरेशन लोटस हो गया, जब पटना में आकर जेपी नड्डा ने खुला ऐलान कर दिया क्षेत्रीय दल मुक्त भारत, तब जाकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और 80 विधायकों वाले राजद के सामने अपने 45 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। अब यह स्थिति तीसरी बार बनेगी जब राजद बड़ी होगी और जेडीयू छोटी, संभावना न के बराबर है। लेकिन इसका उल्टा यदि हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि तब जेडीयू के सांसद तोड़ने मुश्किल होंगे, असंभव होंगे। तब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, यहां तक कि चिराग पासवान, ये सब मिलकर वैकल्पिक सरकार की दिशा में इंडिया गठबंधन की तरफ मूव कर सकते हैं। बिहार की सियासत पर इसलिए सबकी नजर है और एनडीए की खींचतान और बार्गेनिंग में सिर्फ सीट ही मुद्दा नहीं है, सीट के साथ साथ पॉलिटिकल सर्वाइवल भी मुद्दा है। सर्वाइवल किस लिए? तो एक बार फिर महाराष्ट्र का उदाहरण सामने रखना होगा कि आज 50 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के हैं, लेकिन किस काम के? जब भाजपा करीब करीब बहुमत में है तो किसी काम के नहीं है। आज 40 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के हैं, लेकिन किस काम के? किसी काम के नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को उनकी जरूरत नहीं है। और जब उनकी जरूरत नहीं है तो सत्ता में उन दोनों की कोई पूछ नहीं है, और जब उन दोनों की कोई पूछ नहीं है तो भला बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो नीतीश कुमार को कौन पूछेगा? फिर जीतन राम मांझी को कौन पूछेगा? उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी या पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान, इन सब को कौन पूछेगा? इनके विधायक तो टूट कर चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस स्थिति से सभी राजनीतिक दल अवगत हैं कि बिहार जा किधर रहा है और बिहार जाना किधर चाहता है। ये क्षेत्रीय दल ले जाना किधर चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी अपनी मनमर्जी का एक रबर स्टाम्प और पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कोई दो राय नहीं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो भूपेंद्र पटेल की तरह, भजनलाल शर्मा की तरह, मोहन यादव की तरह पर्ची से मुख्यमंत्री निकाले जाएंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंच रही है? अभी की स्थिति में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बीजेपी के कोर वोटर में डेंट लगाया है, दिखाई नहीं देता। लेकिन डेंट तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति की संभावनाओं में ज्यादा लग रहा है। जब बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उस नतीजे में बीजेपी के अनुकूल चीजें सामने नहीं आई तो आगे क्या होगा? आगे जो होगा वो सबको दिखाई देगा। लेकिन 240 के नंबर में भारतीय जनता पार्टी अब तक 241 नहीं पहुंच पाई। वहीं इंडिया गठबंधन जो 232 के करीब सीटें जीता था, 234 सीटें, वो 244-45 के आसपास जरूर पहुंच गया। उसके साथ पप्पू यादव जैसे कई निर्दलीय और छोटे दल हैं, कई ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं, भले ही एनडीए इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। मसलन चंद्रशेखर रावण और उनकी आजाद समाज पार्टी, मसलन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, वो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर संसद के अंदर समर्थन नहीं कर सकते। उनका विरोध करना उनकी सियासी मजबूरी है। और इस तरह के सांसदों वाली पार्टी जब संसद के अंदर मौजूद है, भाजपा नंबर गेन नहीं कर पा रही, राष्ट्रीय राजनीति में एक कॉमन एजेंडा पर विपक्षी गठबंधन को तोड़ नहीं पा रही, तो इस हालात में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो दिखा था रूडी बनाम बालियान के चुनाव में, तो राजीव प्रताप रूडी बनाम बालियान के चुनाव में जो बीजेपी का क्रैक्स दिखा, उस क्रैक्स के बीच इंडिया गठबंधन ने अपना रास्ता तलाशा और जिस प्रकार से उस क्रैक्स को हवा दी, उसके बाद की परिस्थितियों को यदि मौजूदा दौर में देखा जाए तो एक तरफ संघ से जो प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या मोदी सत्ता बिखर रही है? एनडीए तो जरूर बिखर रहा है। मोदी सत्ता बिखरेगी या नहीं बिखरेगी, ये बिहार चुनाव का नतीजा तय करेगा। तो देखते हैं बिहार का नतीजा क्या होता है। फिलहाल तो एनडीए के अंदर की रस्साकसी चुनाव के पहले की कम, चुनाव के बाद की परिस्थितियों की ज्यादा नजर आती है, क्योंकि सबको महाराष्ट्र फॉर्मूले ने डरा दिया है कि 2029 में बीजेपी के लिए शिंदे और अजीत पवार की कोई भूमिका नहीं है। अब यदि 2025 में भाजपा एन के प्रकार अपना सीएम बना ले गई तो किसी भी सहयोगी दल या किसी भी छोटे दल की
कोई भूमिका बिहार में नहीं होगी। इस बात को मांझी भी जानते हैं, इस बात को चिराग भी जानते हैं, इस बात को मुकेश सहनी या पशुपति कुमार पारस से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और तमाम बिहार के छोटे दल जानते हैं। लेकिन असली बात यही है कि जो जनता के दिलों में है वो कौन जानता है, पलायन का दर्द कौन जानता है। और इन सब से आगे बढ़कर बिहार कुछ चाहता है। क्या गुजरात लॉबी के द्वारा बिहार गाइड होगा, या बिहार क्षेत्रीय और जातीय और सांप्रदायिक राजनीति के द्वारा गाइड होगा, या बिहार की महत्वाकांक्षाओं और बिहार के लोगों की इच्छा के अनुरूप बिहार को चलाया जाएगा, इससे गाइड होगा। इस चुनाव में उसका भी जवाब बिहार के लोग देते हैं, तो किस रूप में देते हैं ये देखा जाना जरूरी हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।